हेलो फ्रेंड। आज हम जानेंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय मतलब एटमॉस्फेरिक, वायु दाब मतलब प्रेशर। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वायुमंडल एक गैसों का आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है ना। ये वायुमंडल, जो वायुमंडल गैसों का आवरण है, ये पृथ्वी है मान के चलो। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है वायुमंडल। वायुमंडल में क्या है? गैस है, बहुत सारे गैस है ना। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आर्गन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल क्या है? गैसों का आवरण है। ये क्या है? वायुमंडल गैसों का आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है हमारी, उसको चारों ओर से क्या हुए हैं? घेरे हुए हैं। सभी गैसों में वजन होता है। सभी गैसों में क्या होता है? मास होती है ना। गैसों का कुछ मास होगा, वजन होगा किसी गैसों का। तो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए गैसों का वजन होता है। इस कारण धरातल पर, इस कारण पृथ्वी के धरातल पर वायु अपने भार द्वारा दबाव डालती है। देखो, कोई भी चीज होता है जिसका वजन होता है यहाँ पर, तो वो दबाव डालेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालेगा, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालेगा क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर है। हाँ, जैसे यहाँ पर एक तल है, पृथ्वी का तल है, धरातल है। इसके चारों ओर क्या है? गैस है। इसके ऊपर चारों ओर गैस है। इसका कुछ वजन है, गैसों का वजन है। तो गैसों के वजन के कारण ये क्या है? प्रेशर डालती है ना। जैसे हम लोग क्या, जैसे वजन नापने वाली मशीन के ऊपर चढ़ते हैं तो हम प्रेशर डालते हैं तो वजन बताता है, उसी टाइप का। तो धरातल है, धरातल के ऊपर गैस है। गैसों का एक क्या है? एक प्रकार का गैसों का एक वजन है, एक मास है। गैसों का कुछ वजन है। तो धरातल पर क्या डालती है? वजन डालती है। धरातल पर क्या करती है? दबाव डालती है, प्रेशर डालती है। धरातल पर या सागर तल पर क्षेत्रों की समस्त परतों के पड़ने वाले दाब को ही वायु दाब कहते हैं। क्षेत्रफल की समस्त परतों पर ये पड़ने, देखो धरातल या समुद्र पर, धरातल में क्या है? समुद्र भी है। समुद्र में और धरातल में जितने भी प्रेशर पड़ती है उसको ही, उसी को ही क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। समझ में है? धरातल है, धरातल के ऊपर बहुत सारे, पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे प्रेशर गैसें हैं, है ना। गैसें हैं तो गैसों गैसों में वजन है। वजन के कारण वो क्या करते हैं? वजन के कारण वो दबाव डालेंगे, है ना। कुछ ना कुछ दबाव होगा, वजन नीचे आएंगे, पृथ्वी के तल, पृथ्वी के तल में दबाव डालेंगे। तो दबाव के कारण ही वायु जब दबाव डालेगा, तो वायु को दबाव डालेगा तो उसी को ही क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, है ना। ये कहाँ? ये समुद्र पर भी डालेगा, ये समुद्र पर भी डालेगा, और ये धरातल पर भी प्रेशर डालेगा। कौन? पृथ्वी के चारों ओर जो प्रेशर वायु है। सागर तल पर वायु दाब सबसे अधिक होता है। अगर सागर तल का बाद ये सागर है मान के चलो, सागर है, सागर तल पर अधिक होगा, अधिक होगा, अधिक होता है। सागर स्तर पर 1 वर्ग इंच पर 14.7 पाउंड होता है। 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दाब होता है। जैसे यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सागर के ऊपर भी एटमॉस्फेयर है ना। मतलब वायु है, मान चलो सागर है,
सागर में क्या है, 1 किलोमीटर वो 1 किलोमीटर पर, है ना, 1 किलोग्राम मान के, 1 किलोग्राम, अगर 1 सेंटीमीटर का बात किया जाए प्रति 1 किलोग्राम प्रति 1 सेंटीमीटर है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, समुद्र है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल रहा है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये वाला एरिया। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु का दाब कितना होगा, 1 किलोग्राम होगा। कितना होगा, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम होगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 किलोग्राम होगा। 1 किलोग्राम वजन डाला जाए, वजन डालेगा, 1 किलोग्राम वजन डालेगा कितने सेंटीमीटर में स्क्वायर में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। वायु जो है समुद्र पर, वायु क्या है समुद्र पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है, वायु 1 किलोग्राम वजन डालता है। उसका स्टैंडर्ड, सागर का जो स्टैंडर्ड है, समुद्र का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब जो पहले से ही है। अगर वायु दाब को हटा दिया जाए, वायु दाब को अगर हटा दिया जाए है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दिया जाए, तो समुद्र में जो है पहले से जो प्रेशर रहता है वो कितने रहता है, वायु दाब को हटा दिए, प्रेशर कितना रहता है, 1013 मिली बार रहता है। मिली बार, मिली बार 1013 मिली बार रहता है। सागर स्तर से अगर ऊपर जाते हैं तो वायु दाब में कमी होती है। अगर 5 फुट, अगर देखो सागर स्तर, सागर स्तर है, अगर इससे ऊपर जाते हैं, सागर है, ऊपर जाते हैं, मान के चलो 5 किलोमीटर ऊपर चले गए, है ना, सागर स्तर से 5 किलोमीटर ऊपर चले गए वायुमंडल में, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें कमी होती है ना। तो कितना कमी होगी, 5 किलोमीटर चले जाएंगे तो 50% कम हो जाएगी। ऊपर ऊपर 50% कम हो जाएगी, ऊपर में 50% कम हो जाएगी। तो नीचे आएंगे तो 1 ग्राम लग रहा है, ऊपर जाएंगे तो 0.5 ग्राम तक लगेगा। यहाँ पर 0.5 ग्राम लगेगा, कहाँ, क्यों, 5 किलोमीटर ऊपर में। इसी को ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब वो वायुमंडलीय पेटियां होती है, वायुमंडल पेटियां, वायु दाब की पेटियां होती है। सॉरी, वायु दाब की पेटियां होती है। वायु दाब की पेटियां होती है। देखो, धरातल पर वायु दाब की कुल 7 आदर्श पेटियां होती है। वायु दाब की पेटियां होती है धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब की कुल 7 आदर्श पेटियां होती हैं। पेटियां मतलब होता है, पेटियां का अर्थ होता है बेल्ट। क्या होता है, बेल्ट, बेल्ट इस प्रकार बेल्ट। कितने बेल्ट होते हैं, 7 आदर्श बेल्ट होते हैं इस प्रकार, 1 बेल्ट, 2 बेल्ट, 3 बेल्ट, 4 बेल्ट, 5 बेल्ट, 6 बेल्ट और 7 बेल्ट होते हैं, 7 बेल्ट होते हैं। कितने बेल्ट होते हैं, 7 बेल्ट होते हैं। देखिए, वायुमंडल आपके 7 बेल्ट होते हैं, मतलब पेटियां होती हैं।
बेल्ट किसे कहते हैं वो भी जानेंगे। ये पृथ्वी है, ये हो गया पहला, दो, एक, दो और यहाँ तीन, इस प्रकार एक, दो, यहाँ तीन, टोटल गिनेंगे तो 7 होगा। देखो, धरातल पर वायुदाब की कुल 7 आदर्श पेटियां होती हैं, जिनमें से 4 उच्च दाब की होती है, 4 हाई प्रेशर की होती है ना, और 3 लो प्रेशर की होती है, न्यून वायुदाब की पेटियां होती है, न्यून वायुदाब की पेटियां होती है। तो पहला देखेंगे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। यहाँ पर देखें भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट। इसका विस्तार विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण तक है। यहाँ ताप ऊंचा होने के कारण निम्न वायुदाब है। यहाँ संवहनीय हवाएं चलती है। वायु शांत होने के कारण इस पेटी को डोल ड्रम्स की संज्ञा दी गई है, डोल ड्रम की संज्ञा दी गई है ना, किसकी संज्ञा दी गई है, डोल ड्रम की संज्ञा। मौसम के अनुसार यह पेटी उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। लो प्रेशर बेल्ट है, देखिए है ना, लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर है, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट है। पहला है देखो लो प्रेशर बेल्ट भूमध्य रेखीय, ये क्या है, भूमध्य रेखा है। पृथ्वी के बीचों बीच क्या होता है, भूमध्य रेखा। ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर है ना, भूमध्य रेखा के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, भूमध्य रेखा के नीचे साउथ हेमिस्फीयर। देखो उत्तर उत्तरी गोलार्ध और ये है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये है दक्षिणी गोलार्ध। अब भूमध्य रेखा के, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, 5 डिग्री ऊपर है और 5 डिग्री नीचे है, ये 0 डिग्री। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं। लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट क्यों कहते हैं, देखो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें से सीधी पड़ती है, सीधी पड़ने के कारण यह यहाँ हमेशा गर्म रहता है। गर्म होने के कारण देखो जहाँ पर गर्म होगा, अत्यधिक गर्म होगा, वहाँ पर लो प्रेशर होगा, प्रेशर और टेम्परेचर का उल्टा होता है। जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ पर लो टेम्परेचर होती है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर लो प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर वहाँ पर लो प्रेशर है ना, जहाँ पर लो प्रेशर वहाँ हाई टेम्परेचर होती है। तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, निम्न वायुदाब क्रिएट होगा, इसलिए इसे कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। कहाँ होती है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री ऊपर और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री नीचे होगा। ये पहला हो गया भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। कितने वो 7 आदर्श पेटियां हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं डोलड्रम भी कहा जाता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर होगा तो वहां पर लो टेम्परेचर क्रिएट होगा, लो टेम्परेचर क्रिएट। यह पेटी दोनों गोलार्ध में होती है ना, गोलार्ध है, ये गोलार्ध है, दोनों गोलार्ध दोनों हेमिस्फीयर में होती है, 30 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच दोनों गोलार्ध में है, उच्च दाब की पेटियां पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर ऊपर उठी हुई हवा लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के पास नीचे उतरती है, जिस कारण उसका दाब बढ़ जाता है, उसका दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
उसका दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब प्रेशर टेम्परेचर लो हो जाता है। इस कारण यहाँ पर प्रति चक्रवात की दिशाएं स्थापित हो जाती है, जिससे वायुमंडल की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। पवन कम चलने लगता है शांत पवन वाले भाग में आने पर। प्राचीन काल में, है ना, इसे अश्वक्षांश भी कहते हैं। अश्वक्षांश देखो, अश्वक्षांश किसे कहा जाता है? अश्व मतलब होता है घोड़ा। तो प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में घोड़े से लदे जहाजों के संचालन में कठिनाई होती थी। घोड़े से लगे जहाजों के संचालन में क्या होती थी, कठिनाई होती थी, है ना। संचालन में चलने में जहाजों को हल्का करने के लिए इन अक्षांशों में घोड़ों के रस्सियों को क्या कर दिया जाता था, इस सागर घोड़ों के रस्सों को बांधकर सागर में छोड़ दिया जाता था। इसलिए इन अक्षांशों को अश्वक्षांश भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर कठिनाई होती थी, कहाँ पर, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच सागर स्तर में जहाज के चलने में। जहाज देखो, समुद्र 30 डिग्री से 35 डिग्री अगर समुद्र है ना, 30 डिग्री से 35 डिग्री समुद्रों में जहाजों के चलने में परेशानी होती थी, क्योंकि यहाँ पर उच्च हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर के कारण क्या होगा, दबाव होगी, दबाव के कारण क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा जहाज, डूबने लगा इस टाइप का। तो घोड़ों को छोड़ दिया जाता था रस्सी बांध कर, तो इसलिए इसे अश्वक्षांश कहा जाता है। इसे अश्वक्षांश भी कहा जाता है। अब 30 डिग्री से 35 डिग्री कहाँ पर है, इसे देखते हैं। जैसे पृथ्वी है, यहाँ पर भूमध्य रेखा, यहाँ 30 डिग्री से 35 डिग्री करीब होगा। यहाँ पर कुछ मान के चलो 30 डिग्री से 35 डिग्री होगा, है ना। 30 डिग्री से 35 डिग्री होगा, 30 डिग्री से 35 डिग्री होगा, है ना। देखो जहाँ पर हाई प्रेशर होगा, देखो लो प्रेशर है, लो प्रेशर है मतलब क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर था, भूमध्य रेखा में लो प्रेशर था, मतलब हाई टेम्परेचर था। यहाँ से जो हवाएं हैं, है ना, लो प्रेशर की हवाएं क्या होती है, धीरे धीरे, लो प्रेशर की हवाएं क्या होती है, लो प्रेशर की हवाएं जो है, भूमध्य रेखा से ऊपर जो लो प्रेशर की हवाएं हैं, वो इधर इधर जाते हुए कहाँ पर, 30 से 35 डिग्री में जाते हुए दोनों साइड ना, दोनों गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री की ओर जाने से क्या हो जाएगा, वो दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री में नीचे उतरने लगती है। नीचे उतरने के कारण क्या हो जाता है, नीचे उतरता है तो क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। 30 से 35 डिग्री दोनों गोलार्ध में, 30 से 35 डिग्री, यहाँ पर भी 30 से 35 डिग्री दोनों गोलार्ध का बात किया जा रहा है। तो इसे उपोष्ण कहते हैं। उपोष्ण मतलब उप उष्ण, आधा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं, है ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यह पेटी जो बेल्ट है दोनों गोलार्ध में है, 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य तक विस्तृत है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ हवाएं बिखर जाती है, जिसके कारण यहाँ वायुदाब कम हो जाता है। वायुदाब मतलब लो प्रेशर हो जाती है। लो प्रेशर मतलब, अब समझ रहे हैं, लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर। वायुदाब क्या है, यहाँ पर कम हो जाती है।
कहाँ पर? 60 पृथ्वी के ऊपर, 60 से 65 डिग्री दोनों गोलार्ध में। भूमध्य रेखा है 60 से 65 डिग्री दोनों गोलार्ध में। पृथ्वी की घूर्णन गति क्या हो जाती है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवाएं बिखर जाती है। देखो लगभग 60 से 65 डिग्री है ना, उत्तर से दक्षिण में कम वायुदाब की पेटी पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में घूमती पृथ्वी पर हल्की हवा दूर हो जाती है, जिस कारण उपरोक्त अक्षांशों में कम वायुदाब की पेटियां विकसित होती है ना। कम वायुदाब की, यहाँ पर हवाएं क्या है? बिखर जाती है। बिखर जाती है मतलब इधर उधर हो जाती है ना। यहाँ पर जो इधर उधर हो जाएगा, हवाएं बिखर जाएगी, तो वहाँ प्रेशर नहीं पड़ेगा। प्रेशर नहीं पड़ेगा तो लो प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर के कारण यहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऊपर पर है ना, ऊपर में, ऊपर में। तो यहाँ क्या है? उपध्रुवी कहा जा रहा है। उपध्रुवी 60 से 65 डिग्री के बीच में। सब पोलर लो प्रेशर 60 से 65 डिग्री में दोनों ओर। है ना, पृथ्वी जब घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व, तो हवाएं क्या है? यहाँ पर बिखर जाती है। यहाँ जो हवा था यहाँ बिखर जा रही है। तो इसके कारण क्या हो जा रहा है? बिखरने के कारण क्या हो जा रहा है? यहाँ पर लो प्रेशर। बिखरने के कारण इधर उधर हो जा रहा है, प्रेशर नहीं बन पा रहा है, तो लो प्रेशर हो जा रहा है दोनों ओर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और साउथ हेमिस्फीयर में भी, दोनों साइड। अब क्या है? उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी, समझ ली। उपध्रुवी ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है ना ये। यहाँ पर उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी था। या दोबारा आ गया है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्या है? सब सोलर नहीं, ये पोलर है। ये क्या है? पोलर पोलर है। उपध्रुवी नहीं, ध्रुवी। ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, पोलर लो प्रेशर। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्ध में 60 से 90 डिग्री के अक्षांश के मध्य पाया जाता है। ध्रुव के समय उच्च वायुदाब के कारण तापमान की न्यूनता है। तापमान की न्यूनता है, पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण भी है। ऐसे में ये पृथ्वी है, पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में 60 से 90 डिग्री के बीच में क्या जाता है? हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। हाई प्रेशर मतलब लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर रहता है यहाँ पर, है ना। जैसे अंटार्कटिका हो गया, रशिया में हो गया। 60 से यानी 65 से 90 डिग्री के बीच में, यहाँ पर 90 डिग्री के बीच में, 60 से 90 डिग्री के बीच में। तो भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब 30 से 40 के बीच हो जाता है। कब हो जाता है? जब वो गर्मी का मौसम रहता है, उत्तरी गोलार्ध में। ये पेटियां बदलती रहती है ना। ये पेटियां क्या है? बदलती रहती है। जब गर्मी होती है, अगर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी तो उत्तरी गोलार्ध में आगे बढ़ जाएगी, है ना, वो खिसक जाएगा। उसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में गर्मी हो तो दक्षिण गोलार्ध में खिसक जाएगा। तो ये क्या है? धीरे धीरे इधर उधर होती रहती है मौसम के कारण। अब पवन का बात करें, पृथ्वी पर वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं। क्षैतिज प्रवाह मतलब क्या होता है? क्षैतिज प्रवाह मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लो। क्षैतिज प्रवाह मतलब हॉरिजॉन्टल
फ्लो, हॉरिजॉन्टल फ्लो, क्षैतिज प्रवाह मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लो। पृथ्वी पर वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहा जाता है। पृथ्वी पर, हमारे पृथ्वी पर वायु के क्षैतिज प्रवाह को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। पवनों का प्रवाह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होता है, मतलब हाई प्रेशर से उच्च वायुदाब से लो प्रेशर के बीच होता है, मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच की तरफ होता है। जहाँ हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से, जैसे यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो पवनों का प्रवाह इस प्रकार होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इधर जाएगा, है ना। हाई प्रेशर मतलब लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। कॉरियोलिस बल, कॉरियोलिस बल है ना, इसमें थोड़ा सा कॉरियोलिस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध अपनी दाईं ओर घूम जाती है, दाईं ओर घूम जाती है। घूमने घूम है ना, घूम जाते हैं। यह फेरेल के नियम के अनुरूप होता है, जिसके कारण कोई भी वस्तु भूपृष्ठ पर पृथ्वी घूर्णन के कारण एक निश्चित दिशा में विशेषित होने लगती है। यह विश्लेषण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होता है। पवनों को, भवनों हो गया है, पवन है। पवनों को 3 प्रकारों में बांटा जाता है: प्रचलित पवने, मौसमी तथा सामयिक पवने पवने हैं तथा स्थानीय पवने। स्थानीय पवने क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। प्रमुख स्थानीय पवने हैं, प्रमुख स्थानीय पवने हैं। प्रमुख स्थानीय पवने हैं, जैसे गर्म पवने हैं, इसे बरगस, दक्षिणी अफ्रीका में बरगस कहते हैं। थोमा जापान, हबोब उत्तरी सूडान, ब्लैक रोरर उत्तरी अमेरिका, काल वैशाखी भारत, नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड, चिनूक रॉकी, काल हर्मनटन सहारा मरुस्थल, विली विली ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर। ठंडी पवनियां जैसे मिस्टल फ्रांस के रोन घाटी में, बोरा एड्रियाटिक सागर में, है ना। जैसे ब्लिजार्ड है, पूर्वी क्षेत्र में है। पुरगा है, रूस का टुंड्रा क्षेत्र में। जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड, बुरान रूस तथा मध्य एशिया। खमसेन मिस्र के उत्तरी भाग, फॉन ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, आल्प्स पर्वत की घाटियों में। नॉर्दर यूएसए में, नॉर्दर यूएसए में, नॉर्दर कहाँ पर है? यूएसए की ठंडी पवने हैं, यूएसए की ठंडी पवने हैं। यूएसए की ठंडी पवने हैं। एक मिनट,
अब देखते हैं जेट प्रवाह। देखते हैं जेट प्रवाह क्या होती है। जेट प्रवाह जेट प्रवाह क्षोभ मंडल के ऊपरी परत पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में, देखो पृथ्वी है, पृथ्वी से यहाँ से कुछ 11 किलोमीटर ऊपर क्षोभ मंडल है। तो क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में पश्चिम, पृथ्वी है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में बहुत तेज से प्रवाहित होती है। जेट प्रवाह दोनों गोलार्ध में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के बीच प्रवाहित होती है। 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होता है। जेट प्रवाह में वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवात, पथ चक्रवात, वर्षा, तूफान आदि उत्पन्न होते हैं। ये दोनों गोलार्ध में होता है 20 डिग्री अक्षांशों में, और ये कहाँ होता है? क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। जेट प्रवाह कहाँ से? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, और कहाँ पर होती है? क्षोभ मंडल में होती है, ऊपर में होती है। और ये कौन सा? ये उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होती है ना। और ये 20 डिग्री अक्षांशों से होती, 20 डिग्री अक्षांशों से शुरू होकर ध्रुवों की ओर आगे बढ़ती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये ध्रुव है ना, पृथ्वी के ध्रुव है। तो यहाँ से शुरू होकर ये ध्रुवों की ओर आगे बढ़ती है ना, दोनों ध्रुवों की ओर आगे बढ़ती है। 20 डिग्री दोनों, 20 डिग्री दोनों गोलार्ध में शुरू होगी। देखो पृथ्वी है, ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री दोनों गोलार्ध में हो गए, मान के चलो 20 डिग्री। इस प्रकार पृथ्वी का डिजाइन ये पृथ्वी है, यहाँ 20 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री, ये भूमध्य रेखा मान के चलो, है ना। इक्वेटर है, ये 20 डिग्री है, और ये 20 डिग्री लाइन है अक्षांश से ऊपर में। ये पृथ्वी के ऊपर का बात किया जा रहा है क्षोभ मंडल में। तो यहाँ पर शुरू होकर ये ध्रुव है, ये ध्रुव है ना। तो यहाँ पर शुरू होकर ये ध्रुवों की ओर आगे बढ़ती है। क्या? पवन ध्रुवों की ओर आगे बढ़ती है। जेट प्रवाह हो गया है ना, पवन आगे बढ़ती है, जेट प्रवाह हो गया। आए समझ में? ऊपर में ना 20 डिग्री ऊपर का बात किया जा रहा है, मतलब क्षोभ मंडल में, पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल में 20 डिग्री अक्षांश, 20 डिग्री अक्षांश के ऊपर, 20 डिग्री अक्षांश के ऊपर क्षोभ मंडल में दोनों गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और ये साउथ हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्ध में 20 डिग्री ऊपर की ओर क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और ये ध्रुव की ओर आगे बढ़ती है, जो किसका कारण बनता है? वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वर्षा, तूफान इस आदि का कारण बनती है। अवृष्टिकरण क्या होता है? वृष्टिकरण, वृष्टिकरण को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन होता है, कुछ प्रेसिपिटेशन है ना। अवृष्टिकरण क्या है? जल की गैसीय अवस्था से तरल तथा ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया संघनन कराती है ना। वो उस तुषार, कोहरा, धुंध और धुआं से संघनन का उदाहरण है ना। देखिए यहाँ जब जलवाष्प ऊपर जाती है, वो गैस के रूप में रहती है ना। गैस से क्या होता है? तरल पानी के रूप में या ठोस बर्फ के रूप में जम जाती है, और है ना कोहरा, तो बर्फ के रूप में है ना। जल की गैसीय अवस्था से, गैस से डायरेक्ट ठोस में जम जाना
है ना, बर्फ के रूप में जम जाना। एक पॉइंट ऐसा होती है जहाँ बर्फ के रूप में ऊपर वायुमंडल में जम जाती है, या तरल पानी के रूप में, उसको संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। जो ओस, तुषार, कोहरा, धुंध, धुआंसा संघनन के उदाहरण है। ये सभी क्या है, संघनन के उदाहरण है। जब जल का कोई भी रूप बादलों में गिरता है, बादलों से गिरता है, जल का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे वृष्टिकरण कहते हैं। ये सभी में कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है पृथ्वी पर, तुषार हो, कोहरा हो, धुंध हो, धुआंसा हो, ओस हो, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वर्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा होती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है ना। कौन कौन सा? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, और संवहन के कारण होती है, पर्वतों के कारण होते हैं, चक्रवात के कारण होती है। वर्षा मापी, रेन गेज में वर्षा मापने हेतु है ना। और नेफोमीटर किसका है? बादलों की दिशा एवं गति मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। अब चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में बात करेंगे। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब तथा परिधि पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसमें जब चक्रवात होगी, है ना, ऐसा इस प्रकार से चक्रवात होंगे, तो चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर, निम्न वायुदाब, और चारों ओर कौन सा होती है? हाई प्रेशर, है ना। चक्रवात के केंद्र में अगर चक्रवात आ रहा है तो उसके बीचों बीच में लो प्रेशर होती है, और उसके चारों ओर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। इसमें वायु परिधि से केंद्र की ओर, इसमें वायु क्या है? परिधि, मतलब इसमें जो है, यहाँ तक समझ आ गया। इसमें जो वायु है, यहाँ से वायु जो है केंद्र की ओर आती है, इस केंद्र की ओर इस प्रकार चलती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुसार। अब उत्तरी गोलार्ध का बात किया जाए तो यहाँ काउंटर क्लॉकवाइज होगा, यहाँ क्लॉकवाइज होगा, काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में होगा इस प्रकार, यहाँ पर इस प्रकार होगा। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं: उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। प्रतिचक्रवात क्या है कि विपरीत स्थिति है। इसके केंद्र में उच्च वायुदाब होती है और जबकि परिधि में निम्न वायु। प्रतिचक्रवात जो है उसका उल्टा रूप है। इसके कारण मौसम साफ हो जाता है और मध्य रेखा क्षेत्र में प्रतिचक्रवात का सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। देखो यहाँ पर कुछ प्रमुख चक्रवात है, जैसे टॉर्नेडो, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होता है। इसमें हवाएं 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। टॉर्नेडो चक्रवात हम यहाँ पर चक्रवात कहते हैं, कुछ प्रमुख वहाँ पर क्या कहते हैं? यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में टॉर्नेडो कहते हैं। उसके बाद हरिकेन है। हरिकेन यह कैरेबियन सागर और वह द्वीप और संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होता है। हरिकेन, वहाँ हरिकेन कहते हैं, वहाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसमें मूसलाधार वर्षा होती है। टाइफून यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये चीन, फिलीपींस में क्षेत्र में उत्पन्न होता है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उस प्रकार हम देखेंगे जलमंडल। जलमंडल से तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल राशि है ना। भूमंडल में 70% भाग जल है और 29.76% भाग जल है और 29.26% भाग स्थल क्षेत्र का विस्तार है ना, स्थल है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा 97.59
भाग महासागरों में हैलो खारा है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 2.6 भाग मीठा जल पीने योग्य है। जलमंडल के अंतर्गत महासागर, सागर, खाड़ियाँ, है ना, बैस जिसे कहते हैं, जैसे प्रशांत महासागर है, गर्त है, गहराई जिसे कहते हैं, मेरियाना चैलेंजर गर्त, यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है ना, गहरा है, गर्त है, गहरा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है कौन सा? प्रशांत महासागर। इस विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। इसमें सभी प्रकार के द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप, प्रवाल द्वीप, साधारण द्वीप पाए जाते हैं। इसमें कई सीमांत सागर, बेरिंग सागर, पीला सागर, जापान सागर और चीन सागर आदि पाए जाते हैं। उसी प्रकार अटलांटिक महासागर है, अंध महासागर कहते हैं। अंध महासागर किसे कहते हैं? अटलांटिक महासागर को। प्योरिटी प्योर प्यू प्यूरो प्योर्टोरिका, यह अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा गहरा गर्त है। इसको याद रखें, गर्त को, गहरा गर्त को याद रखें तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में ये अच्छा काम आएगा। यह विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर है। इसकी आकृति अंग्रेजी में यस आकार के, देखो ये भी पूछा जा चुका है, यस आकार के कौन सा सागर है? तो अटलांटिक महासागर है। यह ग्रीनलैंड, सैंडविच, त्रिनिदाद, टोबैगो, केप वर्ड द्वीप प्रमुख द्वीप है। इसके सीमांत सागर में कैरेबियन सागर, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी प्रमुख है। हिंद महासागर शुंडा गर्त है, सबसे गहरा 7,252 मीटर है। अन्य गर्तों में डायमंटीना गर्त प्रमुख है। मेडागास्कर है, यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप है। सुमात्रा है, मॉरिशस है, मालदीव है, डियोगो गार्सिया है, इसके प्रमुख द्वीप है। लक्षद्वीप और मालदीव प्रवाल द्वीप है, उदाहरण है। फारस की खाड़ी है, अदन की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, लाल सागर है, इसके प्रमुख सीमांत सागर है। दक्षिणी पश्चिम मानसून इसी महासागर से, दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, इसी महासागर से उत्पन्न होते हैं। हमारे यहाँ मानसून आते हैं, इसी महासागर से उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार है आर्कटिक, अंटार्कटिक महासागर, जिसे दक्षिण ध्रुवीय महासागर भी कहा जाता है ना, अंटार्कटिक महासागर। इसमें अनेक हिमशैल तैरते रहते हैं भूगोल वेदाओं के अनुसार। यह एक स्वतंत्र महासागर है, न होकर भी अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर दक्षिणी विस्तार मात्र है। आर्कटिक महासागर क्या है? यह सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। आर्कटिक महासागर सबसे बड़ा, नहीं सबसे कम गहरा। आर्कटिक महासागर सबसे कम गहरा महासागर है। यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ऊपर में आर्कटिक महासागर है, इससे अधिकांश भाग बर्फ जमी रहती है, जैसे ब्यूफोर्ट, लॉन्टेव, कारा, श्वेत सागर आदि इसके सीमांत सागर है। अगर महासागर का बात किया जाए, महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। महासागरीय लवणता को प्रतिशतता में व्यक्त किया जाता है। समुद्री जल की औसत लवण 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में है। 1000 ग्राम में 35 ग्राम, अगर 1 किलो में 35 ग्राम क्या होता है? लवण पाया जाता है। 1 किलो जल में 35 ग्राम लवण पाया जाता है। 1 किलो जल से अगर 1 किलो जल निकाला जाए समुद्र से, तो वहाँ 35 ग्राम लवण पाया जाएगा। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा समलवण रेखा कहते हैं। ऐसो हेलाइन सर्वाधिक लवणता वान झील 330%। तुर्की में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। मैप देखेंगे तो पता चल जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ प्राकृतिक वाला मैप। समुद्री जल में सर्वाधिक लवण की मात्रा सोडियम क्लोराइड है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। आप इसे लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर करके समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद।